जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, न्याय मांगना पड़ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना। उन्होंने एक बात की थी कि और न्याय खरीदना पड़ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। न्याय तो मिल रहा है, हम ये नहीं कह सकते न्याय नहीं मिल रहा, वो खरीद के मिल रहा हो एक अलग विषय है, जो नहीं होना चाहिए। न्याय स्वयं मिलना चाहिए, संविधान ये कहता है, नहीं तो न्याय तो मिल रहा है। जी, मोदी को, शाह को, योगी जैसे लोगों को जो बहुत फायर ब्रांड, बुलडोजर ब्रांड और न जाने कौन कौन से ब्रांड के लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। अबे जाहिलों की भाषा पढ़ते हो क्या? भारत का संविधान जाहिलों द्वारा नहीं लिखा गया है। कि जितने भी जेल में हमारे लोग बंद हैं, उनका क्या होने वाला है, आगे उनका कैसे हुआ? आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोग पहले तो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताइए। सर आप बताइए, आप यहाँ पर आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर सभी लोग? मेरा नाम देवकी नंदन है और आज उदय संस्था भारत जो 2012 से लगातार संविधान पर काम कर रही थी और संविधान का प्रचार प्रसार पूरे देश में, भारत के सभी राज्यों में, गाँवों में हमने किया, उसका नतीजा सब लोग देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों का सहयोग हमको मिला। और आज हम जब देखते हैं, चुनाव हो या चुनाव का समय ना हो, कोई भी बात हो, वहाँ संविधान की चर्चा, संविधान पर बात, संविधान के प्रति लोगों में आस्था, जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो आज उसी उदय भारत संस्था का हम लोग रजिस्ट्रेशन एज ए NGO के रूप में करने जा रहे हैं। तो आज की मीटिंग हम लोगों ने बुलाई थी और तमाम उन लोगों को बुलाया था जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति जिनकी आस्था है, प्यार है और इस देश को, इस समाज को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। तो इस NGO के माध्यम से, क्योंकि NGO का मतलब है गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था, सरकारी दो शब्द हैं इसमें, सरकारी संस्था यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं में सरकार का इन्वॉल्व होता है। जी, तो सर एक आपने ये NGO गठन करने का सोचा है, तो इस NGO का आपके दिमाग में एक उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है इस NGO का आगे के वर्तमान समय के लिए? बिल्कुल, देखिए हमारा जो अभी हमने इसका बायलॉज तैयार किए हैं, तो उसमें जो उद्देश्य हमने लिखाया है वो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हम इस NGO को भारत का संविधान की जो उद्देश्य हैं, जिनको वो नागरिकों से अपेक्षा करता है, उन उद्देश्यों के लिए ये NGO हम बना रहे हैं। और इसी संविधान को पढ़ करके आर्टिकल 243 का पार्ट 2 भाग 2, वहाँ पर हमने जब वहाँ तक इसको पढ़ते पढ़ते पहुँचे तो लगा कि बहुत बड़ी चीज़ NGO, सहकारी संस्थाएं और ट्रस्ट, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो संविधान कह रहा है इनको बनाओ और लोगों का, नागरिकों का कल्याण करो। सर ये NGO का उद्देश्य तो मुझे समझ में आ गया, बट ये NGO ये प्रदेश का ही होगा या ऑल इंडिया का होगा? जी गौतम जी, बहुत बड़ा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, भारत का संविधान पूरे भारत पर लागू होता है, इसलिए ये NGO भी पूरे भारत पर हम लोग बना रहे हैं। और 10 स्टेट के लोग ऑलरेडी हमारे संपर्क में हैं, उनके मेरे मोबाइल में, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते थे, शॉर्ट नोटिस पे हमने एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन निश्चित रूप से जब इसका गठन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो तमाम जो हमारे राज्य हैं उन सब के लोगों को बुलाया जाएगा। अभी 10 लोगों के सहयोग से, 10 लोगों की सदस्यता के माध्यम से इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश के संविधान को तिल कर कमज़ोर किया जा रहा है, तो इससे एक ये क्या उद्देश्य जाएगा सरकार के अंदर कि ये मजबूत होगा, या मतलब ये सरकार इस पर ध्यान देगी? NGO से सरकार ध्यान देगी और इसीलिए सरकार ने आपने देखा ही होगा, संविधान दिवस आया, संविधान और सबसे बड़ी घटना इस देश के अंदर यदि हुई है तो लोकेश जी ध्यान रखिएगा, आप एक पत्रकार भी हैं और एक आप न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं,
तो आपको संविधान की पॉजिटिविटी दिखानी जाती, सकारात्मक क्या। अभी 26 नवंबर को पहली बार, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पहली बार जो इस देश की सर्वोच्च संस्था के बाद दूसरे नंबर की संस्था है, क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संविधान दिवस मनाया है और तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए नागरिकों को वहाँ बुलाया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुर्मू जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, हाई कोर्ट के चीफ जज, बहुत सारे मंत्री, सब इसमें शामिल थे। तो संविधान की बात आगे बढ़ रही है और तिल तिल तो अब आगे बढ़ेगा। तिल तिल जो होता ना हो गया, अब तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लोग जितना जागृत होंगे इसकी पावर आगे बढ़ेगी और ये उतना ही लागू होगा। और एनजीओ बनाया भी इसीलिए जा रहा है कि हम सरकार को ऑथराइज हो सकें। अभी हम बिना एनजीओ के काम कर रहे थे, तो कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप किस हैसियत तो आए, तो हैसियत तो अभी भी बहुत बड़ी है। एज ए नागरिक मैं संविधान की बात कर सकता हूँ, लेकिन एज ए नागरिक अकेला भी हूँ और अब मैं एनजीओ बना रहा हूँ, तो एक समूह भी मेरे साथ जुड़ गया है जी। तो अभी आपने देश के राष्ट्रपति जी की बात करी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने एक उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया कि वो कौन लोग हैं जो क्या नाम है जेल में बंद हैं। तो इसी कारण से लोग, हमारे समाज के लोग समझते नहीं हैं और नहीं पढ़ते हैं। क्या इसी कारण से अब वो संख्या जेल में कम हो जाएगी या? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है और वहाँ सारे जज, वकील, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो भी बैठे हुए थे कि ये बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। तो वो निश्चित रूप से इस पर काम होगा। और मैं इसको सन 14 से अपने जो उदय ग्रुप के साथी थे, उदय ग्रुप की जब जहाँ हमारी मीटिंग होती थी, मैं कहता था कि भाई जेल में लोग ऐसे बहुत सारे हैं जिनका ट्रायल 20-20 साल से नहीं हुआ है, 10-10 साल से नहीं हुआ है, और फिर वो जेल में बंद क्यों हैं। तो अब मुझे और इस बात को एक संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं उनके सामने उठाने का मौका मुझे मिल गया है। सर, कुछ ये भी तो कारण है कि कुछ सरकारी कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट हो और हाई कोर्ट हो या अदर स्टेट के जितने भी स्टेट हैं, सभी हाई कोर्ट में जनरल कोटे के वो जज हैं। तो इसी कारण से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। क्या ये क्या कारण है? न्याय जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, न्याय मांगना पड़ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना। उन्होंने एक बात की थी कि और न्याय खरीदना पड़ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। न्याय तो मिल रहा है, हाँ। हम ये नहीं कह सकते न्याय नहीं मिल रहा, वो खरीद के मिल रहा है, एक अलग विषय है जो नहीं होना चाहिए। न्याय स्वयं मिलना चाहिए, संविधान ये कहता है, नहीं तो न्याय तो मिल रहा है। हाँ। जी, उन्होंने एक बात की थी कि जो गरीब तबके का लोग है वो कानूनी कार्रवाई से डरता है, कि इसलिए डरता है क्योंकि उसके पास जितनी ज़मीन जायदाद है क्यों वो भी नहीं चले जाए, तो इसीलिए एनजीओ बनाई है। सरकार के सहयोग से, सरकार के आर्थिक सहयोग से संविधान का प्रचार प्रसार किया जाएगा और किसी भी गरीब आदमी को, अमीर आदमी को कोई भी पैसा अपने केस लड़ने के लिए नहीं चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ सरकार खुद जाएगी, संवैधानिक पद वाले खुद लोग जाएंगे, आओ न्याय हम देते हैं। और ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है जहाँ न्याय ऑटोमेटिकली मिला है। उदाहरण बहुत कम हैं, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं। तो आप एनजीओ के बारे में कुछ और उद्देश्य देना चाहेंगे? मेरे और साथी हैं, बताएंगे। बहुत हो गया, धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ पूर्व के काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो काफ़ी समय से संविधान पर चर्चा करते हैं और संविधान पर अपनी बात रखते हैं। और काफ़ी समय से मैं देखता आ रहा हूँ इनका जज्बा, एक बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी जज्बा इतना कायम है कि शायद ही किसी वर्ल्ड में या विश्व में किसी व्यक्ति का होगा। तो हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैलाश नारायण जी, तो हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं हमारे, तो इनसे हम इनसे बात करते हैं क्या इनका उद्देश्य है और ग्रुप के ऊपर और एनजीओ के ऊपर क्या उद्देश्य है, तो बात करते हैं इनसे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कैलाश नारायण, DRDO से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मैं बायोटेक्नोक्रेट के नाम से जाना जाता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे मेरे जो लेख छपे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट के बहुत बड़े बड़े ख़ास लोग जिस आर्टिकल को फेस नहीं कर पाए, वो आर्टिकल मेरे नाम से इंटरनेशनल लेवल पे छप रहा है आज भी। बायोडिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है वो आर्टिकल।
और बायोडिग्रेडेशन पे, बायोलॉजी पे, माइक्रोबायोलॉजी पे, DRDO के सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने काम किया है। और भारत सरकार 3-fold सरकार है। केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार है, राज्यों और टेरिटरीज की सरकार है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मोदी को, शाह को, योगी जैसे लोगों को, जो बहुत फायर ब्रांड, बुलडोजर ब्रांड और न जाने कौन कौन से ब्रांड के लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। अबे जाहिलों की भाषा पढ़ते हो क्या? भारत का संविधान जाहिलों द्वारा नहीं लिखा गया है। भारत जैसे देश का संविधान, देश वैसे यह नहीं है, इंडिया इज ए यूनियन एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and what not। अगर इस देश में कोई भी आदमी सॉवरेनिटी का मतलब समझा दे तो मैं समझ लूँगा कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र है। सॉवरेनिटी का शब्द इतना बड़ा शब्द है जो कोई डॉक्टर अंबेडकर ही उसका उपयोग कर सकता है। सॉवरेनिटी माने स्वायत्तता और स्वशासन, स्वायत्तता और स्वशासन। नागरिक अगर स्वायत्त नहीं है, नागरिक को अगर ये महसूस नहीं होता है। हमारे देवकीनंदन जी जो हमारे ग्रुप को लीड करते हैं और वो बहुत लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 50-60 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन काम मैं भी कर रहा हूँ और 50-60 साल से कर रहा हूँ। मुझे ये कहने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं होगी कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों से बेहतर जानता हूँ संविधान को। क्यों जानता हूँ? इसलिए जानता हूँ कि मेरे लिए संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। मुझे जो भी मिला है वो सब संविधान ने दिया है। न नेहरू, न पटेल, न गांधी, किसी ने भी नहीं। मुझे तो जो भी मिला है वो संविधान ने दिया है। मेरे माँ बाप के पास कुछ भी नहीं था। मेरे माँ बाप, बोलो। नहीं चलो। मेरे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी मेरे एक भाई थे, मुझसे बड़े थे, 10-12 साल बड़े थे। उस भाई ने मुझे कहा कि तुमको मैं रसिया भेजूँगा, USSR। वो चाहते थे कि मैं रसा जाऊँ और वहाँ से कुछ बड़ी चीज़ लेकर लौटूं। हमने कहा भाई यहीं मुझे काम करने दो। हमारे साथ काफ़ी समय से उदय के साथ में जुड़े हुए हैं, तो अजयपाल भारती जी, आप बताइए जरा गुरु NGO के बारे में कुछ बताना चाहोगे? देखिए, NGO का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NGO से जो देश को ताकत मिलती है, समाज को ताकत मिलती है। जो दबा कुचला समाज रहा है उसमें उनको ताकत मिलती है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं NGO बनने के बाद मैं ये समझूं कि इससे हमारे देश की जो सरकार हैं, जितनी भी केंद्र की हो, राज्य की हो, तो इससे जागृत होंगी। हाँ बिल्कुल, केंद्र की सरकार या राज्य की जो सरकारें हैं वो तो NGO को एज ए फंड की जो सुविधा है वो देती हैं, और वो समाज में जाके वो काम होता है। उनसे जो दबे कुचले लोग हैं उनके अधिकार उनको मिलते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, और उनको शिक्षा का भी एक प्रयास होता है, एक उनको अलग वो मिलता है। ये सारी चीज़ें NGO से होती हैं। NGO बहुत ज़रूरी है। देखो, आप अगर देश की बात करें तो पूरे देश में 33 लाख NGO काम करते हैं, जिसमें 4.5 लाख तो उत्तर प्रदेश में काम करती है NGO। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 है, 5 लाख के तकरीबन वहाँ पर NGO है महाराष्ट्र में। तो NGO एक्चुअल में बेसिक लास्ट तक पहुँचने का सबसे अच्छा जरिया है। एक लास्ट बच्चे और लास्ट तक आपको कहीं जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा वहाँ NGO पहुँच जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं NGO की हमेशा में प्राथमिकता रहती है पूरे देश में। तो इसीलिए NGO का निर्माण करना और NGO को होना इस देश के लिए बहुत सुविधाजनक है। तो जितने भी दबे कुचले लोग हैं भारत के, उनको जब अभी तक वो संविधान को जानते नहीं हैं, क्या अब NGO के वजह से संविधान को जानने लगेंगे? एक्चुअल में हम पहले से NGO पे मतलब उदय संस्था संविधान के लिए ही बता रही है सारी चीज़ें, पर बात है कि आज लोग उतना चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी नाम पूछते हैं किससे हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए एक्सपेंस भी चाहिए। तो एक्सपेंस क्या है कि हम समाज से NGO के थ्रू ले सकते हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हैं।
जितने अच्छे अच्छे लोग हैं वो सारे एक एनजीओ के द्वारा जुड़ सकते हैं, इसीलिए एनजीओ का निर्माण करना हमने उचित समझा। तो आपकी नज़र में भी एक वीडियो आई होगी जो अभी मध्य प्रदेश में जो टीचर ने जो बयान दिया है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, वो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने लिखा, तो इस पर क्या आपने टिप्पणी करना? देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी जानकारी कम है, मेरे ख्याल में कम है, या फिर वो लोगों समाज को गुमराह करते हैं, उनमें से वो भी एक है। हालांकि उस आपको पता होगा उसके बाद ऐसा हुआ है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, हाँ माफ़ी मांगी है। और आपने एक सवाल देवकी जी से पूछा था, वो आपको कि हमारे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि जितने भी जेल में हमारे लोग बंद हैं उनका क्या होने वाला है, आगे उनका कैसे होगा। तो आपको जान के ये बहुत बड़ा हर्ष होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक दिन बाद ही पूरी जेलों से कितने लोगों की ट्रायल बचा है, कितने लोग इनके जमानत में नहीं हुए, सारे रिकॉर्ड मांगा है। और आपको विद इन आपको 15 दिन में ये दिखाई देगा कि वो सारे लोग छूट के आने वाले। इतना बड़ा काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एक कहने से मात्र से सारे लोग छूटने वाले हैं। वो काम स्टार्ट हो गया, वो सिर्फ हवाबाजी नहीं, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, स्टार्ट हो गया। कहीं ना कहीं तो सरकार में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये छवि भी दिखाई देती है कि वहाँ पर जनरल कोर्ट कैटेगरी के लोग हैं, तो वो जो एससी समाज के लोग या एसटी समाज के लोग आते हैं जेल में, तो उन पर ज़्यादा दबाव डालकर गलत धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद कर देते हैं। तो क्या ये सही? जी नहीं, ये बहुत सारे उसके पीछे देखिए जज हैं, बहुत सारी चीज़ें वो है, वो उनके लिए तो कारण सही है नहीं है, ट्रायल का विषय है, उसे नहीं कह सकते। पर ये बात ठीक है कि हमारे समाज के दबे कुचले लोग, एससी ओबीसी के लोग सुप्रीम कोर्ट में कम है, ये नगण्य है, 1 या 2 जजेज हैं। तो इसीलिए कॉलेजियम वो सिस्टम है, उसके लिए मेरे ख्याल में कानून मंत्री जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए कह रहे हैं, और इसीलिए वो चीज़ आगे बढ़ रही है। और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी PIL को एक्सेप्ट किया कि कॉलेजियम को हम चेंज कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, मतलब जो भी उसके चीज़ें चेंज हो रही हैं वो और आगे भी होंगी। थैंक यू सर, आपका वक्तव्य देने के लिए धन्यवाद। तो आज हम यहाँ पर गाज़ियाबाद में आए थे, तो सब यहाँ पर एक NGO को गठन करने के लिए uday.org के संस्था से तो NGO को गठन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे।